हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और फिर से आज इस चैनल पर मैं लाइव हूं ये लेके कि जो आप आसमान में देख रहे हो ना, सबसे बड़ा पिंड जो हमको सारी एनर्जी दे रहा होता है, जिससे सारी चीजें ऊष्मा प्राप्त होती हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन? ये हमारा सूर्य, जो ये येलो कलर के सूर्य भगवान है, जो हमें रोज दिखाई देते हैं। उसी सूर्य के बारे में अच्छा सबका जीवन चक्र तो ये डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि वनस्पतियां किनसे हो रही हैं, पौधे किससे हो रहे हैं, पेड़ किससे हो रहे हैं, आदमी किससे हो रहा है, जानवर किससे, हर चीज को हर चीज देने वाले कौन? सूर्य। आज उन्हीं सूर्य के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं आइए कि सूर्य पैदा होता है तो क्या होता है, सूर्य खत्म होता है तो क्या होता है। ये बड़ी विडंबना जैसी हमारे दिमाग में बनी रहती है ना। धर्म ने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं कि हाँ ब्रह्मांड ऐसा है वैसा है, लेकिन ज्योग्राफी के टर्म में हमें कुछ बहुत सारी चीजें वैसी देखने को नहीं मिलती हैं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई लगभग कितने साल पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हाइपोथेसिस से ये ओरिजिनेट हुआ और उसके लगभग 7-8 अरब वर्ष 7 अरब वर्ष के बाद लगभग यानी कि आज से 4.5 यानी 4.6-4.8 बिलियन ईयर्स एगो द सन वाज ओरिजिनेटेड। सो सिंस दिस ओरिजिनेशन ऑफ द स्टार, जो हमारा स्टार है सूर्य, इसके ओरिजिन से लेके अब तक या इसके अलावा इसके जैसे और भी जो ऑब्जेक्ट हैं जो ओरिजिनेट हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में, ये जो तारे हैं इन्हीं के जैसे, इनका पैदा हुए तो क्या था, मरेंगे तो क्या होगा, बीच में था तो क्या हुआ। इन सब पे स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेप को क्या कहते हैं। तो चलो बिना देर करे, देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी ना कि शुरुआत में कैसा एकदम गैस का एक पिंड दिखाई दे रहा है। यह एक गैसी परिकल्पना दी गई थी। चलो आगे करके देख लेते हैं था क्या। जब ओरिजिनेट होती है कोई भी चीज ब्रह्मांड में बनी, वो बनी है किससे? गैस से। किससे बनी हुई है? गैस से। और वो भी गैस, ये गैस मेनली अगर गैस भी देखें ना तो दो ही तरीके की गैस पाई जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं दो गैसों के आपस में मिलने से एक स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म हुआ जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसी को एक परिकल्पना दी थी। ये जो परिकल्पना दी गई थी ना कि गैसों से ही सारे पिंड बने हैं, ये परिकल्पना का नाम ही था क्या? गैसीय परिकल्पना, गैसियस कॉन्सेप्ट। कि पूरा का पूरा जो सूर्य है, सारी चीजें हैं, ग्रह है, उपग्रह है, ये सारी चीजें बनी किससे? गैस से बनी है। और ये परिकल्पना दी थी किसने? इमैनुअल कांट ने। ये रहने वाले थे कहां के? जर्मनी के। ये फिलोसफर थे, इन्होंने ये परिकल्पना दी। आपसे फैक्चुअल में यही पूछा जाता है कि गैसीय परिकल्पना या गैसीय कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था। ठीक, अगला सवाल यहीं से ओरिजिनेट होता है कि क्या गैस से ही सारी चीजें बनी? नहीं। कांट ने इन गैसों के समूह को एक नया नाम दे दिया। उस नाम का क्या? नेबुला। क्या होता है? निहारिका। एक ऐसी चीज आकाश में जिसको दिन भर निहारने का मन करे, वही है क्या? निहारिका। यानी कि क्या हो गया? ये नेबुला। ये नाम दे दिया था कांट ने ही। लेकिन एक परिकल्पना दी गई थी जिस परिकल्पना का नाम क्या है? नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुला से निहारिका परिकल्पना। और ये परिकल्पना दी थी किसने? एक मैथमेटिशियन थे। कौन? लाप्लास। लाप्लास ने ये निहारिका परिकल्पना दी। इन्होंने कहा कि गैस और धूल कणों के जो बादल हैं, इनसे ये सारी चीजें बन रही हैं। इसलिए इस परिकल्पना का नाम रखा गया था क्या? नेबुलर हाइपोथेसिस। फिर आगे बात होती है, अब देखते हैं कि यही धूल कण गैस इकट्ठा हुए। जब ये इकट्ठा होते हैं शुरुआती में, तो देखते हैं क्या कि देखो ये बन रहा है क्या? गैसों का एक समूह। ये गोला है, इसमें ढेर सारे क्या हैं? गैस। और इस गैस का नाम रखा गया क्या? जो बादल बन रहा है इसका नाम रखा गया नेबुला, निहारिका। ठीक, इस निहारिका में होता है क्या? शुरुआत में एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया स्टार्ट होती है। क्योंकि इसमें जो गैस है वो कौन कौन सी दो गैसेस पाई जाती हैं इसमें? जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एक गैस थी क्या? हाइड्रोजन। दूसरी गैस थी कौन सी? हीलियम। यही दो थी। अब इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोजन और हीलियम में आपस में एक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं क्या? कि दो नाभिक आपस में मिलते हैं और एक तीसरा नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन, यानी संलयित हो रही हैं दो नाभिक आपस में मिल रहे हैं। आपने सुन रखा होगा ना वो गाना कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो वही दो दिल हैं। कौन से? एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। अब ये चुपके चुपके मिल तो रहे हैं, अब चुपके चुपके मिलने से क्या हो रहा कि एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है संलयित हो रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। अब ये दोनों नाभिक आपस में मिलेंगे, इसका इंग्लिश में नाम होता है क्या? न्यूक्लियस
फ्यूजन, क्योंकि दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रही होती है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। इस रिएक्शन के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है, जो पहला तारा बनता है, तारा का जो प्राथमिक स्टेज, प्राइमरी स्टेज है ना, उस स्टेज को हम कहते हैं क्या, अब ये बन गया क्या, स्टार। और स्टार की ये कौन सी एज हो गई, प्राइमरी स्टेज, यानी कि प्राथमिक अवस्था, इसको कहते हैं इसीलिए सबसे आदिम है ना, सबसे पुरानी, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, प्रोटो स्टार, सबसे पुराना तारा। यानी कि तारा अभी बन रहा है, ये बर्थ स्टेज है, यहां लिख देते हैं क्या, बर्थ हो रहा है, तारे का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, बर्थ स्टेज है ये। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, प्रोटो स्टार, या इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं क्या, एम्ब्रियो स्टार। एम्ब्रियो स्टार कहा जाता है, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटो स्टार कहते हैं। आदि तारा है ये, भ्रूण तारा है ये, ठीक। इसको भ्रूण तारा, आदि तारा, प्रोटो स्टार, या फिर क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो स्टार। अब तारा बन गया, इस तारे में क्या हो रही है, रिएक्शन अब तेज होनी शुरू हो गई। अब रिएक्शन इसमें कौन सी फिर आगे वही कंटिन्यू रहती है, वही रिएक्शन कौन सी, यही नाभिकीय संलयन। अब होता क्या है इसमें, ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, गैसें आपस में मिलने लगती है, जलने लगती है, और इस जलने से क्या होता है, धीरे 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 तारा क्या हो जाता है हमारा, बड़ा होने लगता है। बड़ा होगा ना, अब देखो, अब ये इतना बड़ा सा तारा बन के तैयार होता है, ठीक है। देखो ये बन के तैयार हुआ हमारा इतना बड़ा तारा, ठीक, एक जाइंट तारा, एक दानव तारा, अब वो भी किस रंग का, लाल रंग का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेड जाइंट, रेड जाइंट स्टार, रक्त दानव तारा। रक्त रंग होता है ना, बिल्कुल लाल रंग का, इसीलिए इसको कहते हैं क्या हम लोग, रक्त दानव तारा। ये बनता है। अब इसमें रिएक्शन क्या हो गई, तेज हो गई आपस में। देखो यहां वही रिएक्शन जो स्टार में बनने से शुरू हुई थी, अब यही रिएक्शन क्या हो रही, कंटिन्यू बढ़ते चली जा रही। अब जैसे जैसे इसमें बढ़ेगी आग लगेगी। अब वही है कि कहीं आग लगे, लग जाए तो लगने दे भाई, लगा रहा है। अब आग इतनी तेज हो जाती है इसके अंदर कि बीच वाले क्षेत्र पर, ये जो क्षेत्र है ना जहां संकेंद्रण है, यहां टेम्परेचर होता है लगभग करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड में। आप तारे का भी, अपने तारे का टेम्परेचर देखेंगे, सूर्य का टेम्परेचर देखेंगे तो देखेंगे कि अंदर तो है 1.5 × 7 10⁻⁷ मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर देखेंगे तो टेम्परेचर हो जाता है 6000। सोचो सूर्य में ही इतना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस मिलता है, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, इसमें आग इतनी तेज हो जाती है कि आपस में सिकुड़ने लगता है, एक झटके से इसकी आग हो जाती है खत्म। घर में आपने देखा होगा गैस ऐसा जलता रहता है, गैस में क्या होता है कि जैसे गैस जल रहा है, अचानक किसी ने कह दिया यार गैस बंद कर दो, हमारा मन नहीं है बंद करने का, तो हम करते क्या, पकड़े नाव और घुमा दिए, और जैसे ही आप नाव घुमाते एक भक्क से आवाज आती है और पूरा गैस ऑफ हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वही हाल इसमें भी होता है कि अचानक से क्या होता है, इसके अंदर जो आग जल रही होती है ना, अचानक से खत्म हो जाती है, और जैसे ही खत्म होती है पूरा तारा कोलैप्स हो जाता है, आपस में एकदम भक्क से सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाता है। अब छोटा होने के क्रम में देखिए क्या होता है कि द्रव्यमान तो इसका वही रहा जो था, लेकिन चेंजेस क्या आते हैं कि इसका आयतन बहुत कम हो जाता है। घनत्व का सूत्र होता है D = m/v। अभी देखते हैं क्या है, D = क्या होता है, m/v। वॉल्यूम क्या हो गया, एकदम सिकुड़ के कम हो गया, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो घनत्व उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब किसी चीज का घनत्व बढ़ गया, द्रव्यमान उतना ही रहता है, घनत्व एक झटके से बढ़ जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि असीमित हो जाता है, और इसी असीमित घनत्व के कारण इसमें क्या होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना छोटा होता है कि इवन हर एक चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, और आकर्षित करने के क्रम में यह प्रकाश को भी अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। आकर्षित तो करता ही करता है, अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, पूरा का पूरा लाइट ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। अब इस एब्जॉर्प्शन में देखते हैं कि लाइट भी इससे पास होकर निकल नहीं सकती। अब ये जो आप पिछले देख रहे हैं ना, स्टार की ये क्या हो गया, गैसियस स्टेज या नेबुलर स्टेज, जहां तारा शुरू हो रहा है बनना, रिएक्शन होती है नाभिकीय संलयन, स्टार का बर्थ होता है जिसको कहा जाता है प्रोटो स्टार या एम्ब्रियो स्टार। आगे बढ़ते हैं, यही तारे में रिएक्शन जब तेज होती है तो क्या हो जाता है, रेड जायंट स्टार हो जाता है, रक्त दानव तारा होता है। और जैसे ही रक्त दानव तारा हुआ, अब इसमें क्या होगा, विस्फोट। जो रेड जायंट स्टार था, जो रक्त दानव तारा था, इसमें क्या हो गया, एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन।
विस्फोट हो गया, यानी क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। और इस एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं हम लोग, सुपरनोवा। सुपरनोवा विखंडन, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है और इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब इस एक्सप्लोजन से क्या हो गया, तारा अचानक से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ के क्या हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। छोटा होने से क्रम में क्या होगा कि इसका आयतन बहुत ही ज्यादा कम और घनत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, देखते हैं कि अगर सिकुड़ गया, सिकुड़ के अब इतना बड़ा सा तारा था, अब इतना छोटा हो गया, और छोटा होने के क्रम में क्या हो जाएगा, एक छोटा सा तारा बनेगा, ये बनेगा, बन गया। इसका घनत्व क्या है, असीमित लिख सकते हैं। इसकी डेंसिटी क्या है, इनफाइनाइट हो जाती है। और इनफाइनाइट डेंसिटी होने की वजह से इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और जैसे ही इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट होता है, ये हर एक चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, इवन प्रकाश को भी अपने बस से बच के जाने नहीं देता है। ठीक, अब होता क्या है कि अब जैसा तारा वैसे ही, अब सुपरनोवा की जो स्टेज थी ना यहाँ पर, ये वाली सुपरनोवा, अब ये जो सुपरनोवा की स्टेज को कहा जाता है क्या, अब इसको कहते हैं डेथ स्टेज। अभी पीछे आपने प्रोटोस्टार के पास देखा था, क्या था वो, बर्थ स्टेज, और ये क्या है, डेथ स्टेज। अब यहां पर इसकी तारे की मृत्यु होती है, और होती है तो कैसे होती है, अब ये सिकुड़ के छोटा हो गया, इनफाइनाइट हो गया इसका घनत्व। तो अब ये तारा तीन तरीके से मरता है, तारे का जैसा साइज वैसे ही डेथ के बाद इसकी कंडीशन। ठीक, अब अगर तारा कहते हैं 1.44 टाइम्स ऑफ सन, इसको कहा जाता है मास ऑफ सन, जो हमारे सूर्य का जो द्रव्यमान है ना, उसके द्रव्यमान के बराबर हो, या फिर 1.44 गुना बड़ा तारा हो, और इस तारे में सुपरनोवा का विखंडन होता है, तो जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको कहते हैं क्या, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ये बन जाता है श्वेत वामन तारे में बदल जाता है, श्वेत वामन तारा। ये अगर तारा हमारा, कोई भी तारे जिसमें सुपरनोवा की विखंडन हो, अगर हमारे तारे के द्रव्यमान के लगभग 1.44 गुना बड़ा तक भी रहा, या हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर रहा, तो ये बदल जाता है किसमें, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में। और यही व्हाइट ड्वार्फ स्टार बाद में किसमें बदल जाता है, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, कृष्ण बौने तारे में बदल जाता है। ये तो हो गई पहली। दूसरी बात आती है कि अगर तारा 1.44 गुना से बड़ा रहा, यानी मीडियम साइज का तारा है, ये तो स्मॉल हो गया, तारा छोटा है ना, तारा अपने सूर्य के बराबर है। अगर तारा मीडियम टाइप का हुआ, मीडियम स्टार हो गया, मीडियम का मतलब कितना कि 1.44 से लेके अगर 3 गुना सन के, मास ऑफ सन के बराबर रहा ये तारा, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाता है न्यूट्रॉन स्टार में। ये देखो, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश में भी वही कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा बाद में बदल जाता है पल्सर में, पल्सर तारे में। तो ये पल्सर तारे वो होते हैं जो रह रह के एक संपीड़न के, मतलब रह रह के पल्स छोड़ते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, इन्हीं को ऑब्जर्व करने के लिए इंडिया में महाराष्ट्र में लीगो लगाई जा रही है, लाइट इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये महाराष्ट्र में लग रही है, ये करंट में आपको मिलेगा। ये न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है या फिर पल्सर में बदल जाता है। तीसरी बात आती है कि तारा अगर 3 गुना से लेके 8 गुना बड़ा रहा सूर्य के, 3 to 8 टाइम्स ऑफ सन, यानी कि लार्ज साइज का स्टार रहा, बड़ा तारा रहा, तो बड़ा तारा फिर किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैक होल में। यही ब्लैक होल की परिकल्पना आप बार 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 अपनी किताबों में पढ़ते होंगे। तो ब्लैक होल तारे की मृत्यु के बाद परिवर्तित होने वाला वह छोटा तारा है जिसका घनत्व असीमित होता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल असीमित होता है, यह प्रकाश को भी अपने से पास होकर निकलने नहीं देता, इसीलिए इसका कलर हो जाता है क्या, ब्लैक। यह हर एक चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट है ना, ये 1.44 टाइम्स ऑफ सन, या बात करते हैं 3 to 8 टाइम्स ऑफ सन, ये कुछ साइंटिस्टों ने दे रखा है। ठीक,
तो ये जो सीमा थी 1.44 गुना बड़ा तारक है, तो इस सीमा को देने वाले साइंटिस्ट भारतीय थे, एस चंद्रशेखर। तो इसलिए इस सीमा रेखा को कहा जाता है कि ये 1.44 गुना बड़ा जो तारे का जो दिया था, ये तारा ब्लैक ड्वार्फ या व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। इस सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। और इन्हीं को 1983 में, ये जो चंद्रशेखर जी थे ना, इनको 1983 में फाउबर के साथ नोबेल प्राइज दिया गया था इसी बात के लिए, यही सीमा रेखा बताने के लिए गया था। ठीक, फिर बात आती है ये जो सीमा है 3 to 8 टाइम्स ऑफ सन, इसकी बात, तो इनके इस है ओपेनहाइमर लिमिट। ओपेनहाइमर वेलक्राफ्ट थे साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पर इस सीमा, इस लिमिट का नाम रखा गया है क्या, ओपेनहाइमर लिमिट। तो ये हो गई बात। अब हमें लगता है कि बस अब इसमें कुछ रह ही नहीं गया, बस यही थी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो शुरू से देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या है। ये है तारा। शुरुआत में ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी स्टेज है, यही गैसियस स्टेज है या नेबुलर स्टेज है। ठीक है, अब इस नेबुलर स्टेज, इसी को हम कह सकते हैं क्या है, ये नेबुला यानी कि निहारिका है। ठीक है, अब ये तारा पहले छोटा तारा बनता है, इस तारे को हम क्या कह सकते हैं, जल्दी बताओ, प्रोटो स्टार कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, प्रोटो स्टार कहा जा सकता है, एम्ब्रियो स्टार कहा जा सकता है, आदि तारा कहा जा सकता है। अभी तारा अपने इनिशियल स्टेज में है, यानी प्रोटो स्टार की जो स्टेज है वो कौन सी है, जन्म की स्टेज है ना। अब इसके बाद तारा क्या हो गया, लाल रंग का हो गया है ना, यहां से देखो, और बड़ा हो गया है काफी, तो इसको क्या कहा जाता है, रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार, रक्त दानव तारा, दूसरा स्टेज बनाना। इसके बाद ये रक्त दानव तारे में परिवर्तित हो गया। अब रक्त दानव तारे में क्या हो जाता है, इस स्टेज को क्या कहेंगे, सुपर नोवा का विखंडन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, सुपर नोवा। देखो अब इसमें देखो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, सुपर नोवा एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक हो गया, ये था नेबुला छोटा तारा। फिर था क्या, प्रोटोस्टार जो तारे का जन्म हो रहा है। फिर होता है क्या, रेड जायंट स्टार में बदल रहा है, बड़ा तारा बन रहा है। फिर इसमें सुपरनोवा का विखंडन हो रहा है, और सुपरनोवा के विखंडन के बाद जो ये परिवर्तन हुआ सूर्य के द्रव्यमान के बराबर था, या 1.44 गुना, अगर इस लिमिट की बात की जाए तो अधिकतम 1.44 गुना मास ऑफ सन। ठीक है, इतना रहा तो ये किस में बदल जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में। किस में बदल रहा है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल गया ना। सब आप ही देख रहे हो, देखो फट से बदल गया। फिर बात आती है कि अगर वही तारा इस एक्सप्लोजन के बाद, जैसे वही सुपरनोवा की एक्सप्लोजन हुई, और सुपरनोवा की एक्सप्लोजन के बाद अगर ये तारा 3 से 8 गुना बड़ा रहा, तो बदल जाता है किसमें, किसमें बदलता है, जल्दी से बोलो, ये बदल जाता है ब्लैक होल में। और 1.44 से 3 गुना बड़ा तक तारा रहा तो ये बदल जाता है न्यूट्रॉन स्टार में। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा, कि शुरुआत में थी गैसों से सारी चीजों का निर्माण हुआ, इसलिए इस परिकल्पना का नाम दिया गया क्या, गैसीय परिकल्पना या गैसियस हाइपोथेसिस। देने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्या, इमैनुअल कांट, जर्मन फिलोसोफर थे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है निहारिका का, निहारिका परिकल्पना इसको कहते हैं, इसको कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, इस परिकल्पना में कि ये गैस और धूल कणों के बादल से ही सारी चीजों का निर्माण हुआ है। देने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था क्या, लाप्लास। फिर आगे बात आती है कि इन्होंने कहा कि देखो वही गैस है, और गैसों का वही समूह को कहा जाता है नेबुला। ये बना है दो मुख्यतः गैसों से, हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैस आपस में फ्यूज की, इनका न्यूक्लियाई आपस में मिला, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसके बाद जो पहला तारा बन के तैयार होता है, स्टार का जन्म होता है, उसे कहा जाता है प्रोटो स्टार या एम्ब्रियो स्टार। और यही एम्ब्रियो स्टार में रिएक्शन फिर वही तेज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन वाली, और बन जाता है किसमें, लाल दानव तारा या रक्त दानव तारे में, रेड जायंट स्टार में बदल जाता है। और यही रेड जायंट स्टार में क्या होता है, एक विस्फोट होता है, जिस विस्फोट का नाम है सुपरनोवा विस्फोट, और यही इसकी डेथ स्टेज होती है, यहीं से तारे की मृत्यु होती है। तारा अचानक से सिकुड़ के क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटे होने के क्रम में क्या होता है कि इसका घनत्व असीमित हो जाता है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल असीमित हो जाता है। और इस क्रम में अगर तारे की 3 अलग अलग साइज होती है, जिस
का रहेगा उसी में इसका परिवर्तन होगा। अगर तारा छोटा है, 1.44 गुना बड़ा है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या उससे 1.44 गुना बड़ा रहा तो इस तारे को, ये तारा बदल जाता है मास ऑफ सन। अगर इतना रहा तो बदल जाता है व्हाइट ड्वार्फ में, या व्हाइट ड्वार्फ, फिर बाद में ये किस में बदल जाता है, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। ठीक, और वही फिर किसमें बदल जाता है, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। श्वेत वामन तारा या कृष्ण वामन तारे में बदल जाता है। अगर तारा मीडियम साइज का हुआ, 1.44 से लेके 3 गुना मास ऑफ सन रहा, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर रहा तो बदल जाएगा किसमें, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा। और यही न्यूट्रॉन फर्दर बाद में चल के पल्सर तारे में बदल जाएगा। अगर तारा बहुत बड़े साइज का हुआ, 3 से लेके 8 गुना बड़ा रहा अगर सूर्य के द्रव्यमान के, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां तक कृष्ण विवर उसको कहते हैं या ब्लैक होल कहा जाता है। तो यही पूरा कच्चा चिट्ठा रहा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें कायदे में समझ में आ गई होंगी। यहाँ पिक्चरोग्राफिकल रूप में दे दिया गया है और वहां हमने लिख के दे दिया है। इसमें और कुछ पढ़ने जैसा रहा नहीं। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जाए, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, चाहे वनडे एग्जाम का हो, चाहे यूपीएससी का हो, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ऑफिशियल चैनल। स्टे कनेक्टेड एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।